कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो अपनी बेटी करण के साथ वीकेंड ट्रिप पर निकला होता है। उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, अपनी बेटी को खुश देखना। लेकिन करण किसी बात से अपने डैड से नाराज होती है और पूरे रास्ते चुपचाप गाड़ी की विंडो से बाहर देखती रहती है। उसका डैड बार बार बात करने की कोशिश करता है, जोक्स मारता है ताकि उसका मूड थोड़ा बेटर हो जाए और ये छोटा सा ट्रिप यादगार बन सके। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। मजबूरन उन्हें पास के एक छोटे से टाउन में रुकना पड़ता है। गाड़ी एक पुराने से गैराज में रिपेयर के लिए छोड़ दी जाती है और वेट करते हुए दोनों सामने बने एक होटल में जाकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं। करण के डैड कहते हैं कि जब तक गाड़ी ठीक होती है तब तक क्यों ना आसपास कोई फन वाली जगह देख ली जाए। वो पास में पड़ा एक बड़ा सा न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसमें घूमने फिरने के ऑप्शंस देखने लगते हैं। वो करण को एक के बाद एक आइडियाज बताते हैं, लेकिन करण हर चीज के लिए मना कर देती है। तभी उस न्यूज़पेपर में एक एड पर उनकी नजर पड़ती है, एस्केप रूम। वो करण को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक गेम होता है जहां लोगों को एक बंद रूम में लॉक कर दिया जाता है। वहां उन्हें पजल्स, रिडल्स और टास्क सॉल्व करने होते हैं और जब तक सब कंप्लीट नहीं होता तब तक बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ये सुनते ही करण की आंखों में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाती है। वो बताती है कि उसके फ्रेंड्स ने भी ऐसा गेम खेला है और उन्हें काफी मजा आया था, इसलिए वो भी ट्राई करना चाहती है। डैड तुरंत वेट्रेस को बुलाकर एस्केप रूम के बारे में पूछते हैं। वेट्रेस एक सेकंड के लिए सीरियस हो जाती है और बोलती है, वहां मत जाइए, जो भी वहां गया है वापस नहीं आया। ये सुनते ही एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा सा डर महसूस होता है, एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। फिर अगले ही पल वेट्रेस हंस पड़ती है और बोलती है कि वो मजाक कर रही थी, वहां लोग बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और एस्केप रूम जाने का डिसीजन ले लेते हैं। इसी बीच करण वॉशरूम जाती है क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ गिर गया होता है। जैसे ही वो अंदर जाती है लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। पूरा वॉशरूम अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। तब उसे साइड वाले कैबिन से कुछ स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। करण का हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। डर के साथ वो धीरे धीरे उस कैबिन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है उसी वक्त वेट्रेस उस कैबिन से बाहर आ जाती है। उसी मोमेंट करण के डैड उसे आवाज देते हैं और वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाती है। लेकिन जो डर उसके दिमाग में बैठ चुका होता है वो इजीली जाने वाला नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो लोग एक रेंटेड कार लेकर एस्केप रूम की लोकेशन पर निकलते हैं। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है आसपास की भीड़ कम होती जाती है। आखिर में वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक सन्नाटा होता है। सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी होती है जिसे देखते ही वियर्ड फीलिंग आने लगती है। क्रैक्ड वॉल्स, उतरी हुई पेंट और एक अजीब सी साइलेंस। करण और उनके डैड उस अजीब घर में प्रवेश करते हैं। करण के डैड आवाज लगाते हैं, हेलो, कोई है? कुछ सेकंड्स के बाद एक लड़की सामने आती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, वेलकम, मैं इस गेम की होस्ट हूँ। वो उन्हें एक रूम में ले जाती है जहाँ पहले से 3 और लोग बैठे होते हैं। एक लड़की अपना इंट्रो देती है, बताती है कि उसका नाम मेलेनी है और वो अपने हस्बैंड के साथ आई है। हस्बैंड आना नहीं चाहता था, लेकिन मेलेनी की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। एक और आदमी होता है जो बताता है कि वो डॉक्टर है। होस्ट उन सब के लिए एक अजीब सी गरम चाय लाती है। उस चाय की स्मेल नॉर्मल नहीं होती। करण के डैड को कुछ सही नहीं लगता, इसलिए वो पहले हेजिटेट करते हैं और करण को भी पीने से रोकते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि बाकी लोग बिना प्रॉब्लम के पी रहे हैं तो वो भी पी लेते हैं। फिर होस्ट कुछ अग्रीमेंट पेपर साइन करने के लिए देती है। पेपर्स में लिखा होता है कि ये सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं और अगर किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। साइन होते ही वो सबके फोन्स ले लेती है और बताती है कि ये गेम का रूल है। फिर एक प्रोजेक्टर ऑन होता है। वीडियो में एक इन्वेंटर के बारे में बताया जाता है जो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसने ही ये घर बनाया था, लेकिन बाद में इस घर में लोग गायब होने लगे। जो भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने आया वो कभी वापस नहीं गया। रूल्स बताए जाते हैं, हर रूम की उसी रूम में होगी, 1 घंटा टाइम होगा और अगर कोई मेंटली हैंडल नहीं कर पाए तो वेक अप बोलकर बाहर जा सकता है। रूल्स खत्म होते ही लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब लाइट वापस आती है होस्ट गायब होती है और रूम के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। डर स्लोली सबके चेहरे पर आ जाता है और यहीं से गेम नहीं बल्कि असली नाइटमेयर शुरू होता है। रूम लॉक होते ही सब लोग पैनिक करने लगते हैं। पहले तो सबको लगता है ये नॉर्मल गेम का पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स पास होते हैं अनईजीनेस बढ़ने लगती है। सब उठकर रूम के कोने कोने को देखना शुरू कर देते हैं। पुरानी शेल्फ्स, अजीब शो पीसेस, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ देखकर लगता है जैसे ये रूम सिर्फ गेम के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्पस के लिए बना हो। मेलेनी का हस्बैंड घबराकर बोलता है कि उसे बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा।
मेलेनी उसे समझाती है कि बस 1 घंटे की बात है, थोड़ा काम रहो। इसी बीच कैरन को एक पुरानी कैसेट मिलती है। डॉक्टर उसे टेप रिकॉर्डर में चलाता है। टेप में एक अजीब सा सॉन्ग होता है जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिए जा रहे होते हैं। सब लोग सॉन्ग को ध्यान से सुनते हैं और रूम में सर्च करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अलग अलग एनिमल मास्क मिलते हैं। कैरन सॉन्ग के ऑर्डर के हिसाब से उन मास्क को सही जगह पर रख देती है। जैसे ही लास्ट मास्क अपनी प्लेस पर आता है, वॉल में एक छोटी सी विंडो ओपन होती है। उसके अंदर एक लॉकर होता है जिसमें नंबर लॉक लगा होता है। अब प्रॉब्लम यह होती है कि नंबर्स मिलेंगे कहां से। इसी बीच मेलेनी का हस्बैंड स्नेक वाला मास्क उठाकर मजाक मजाक में अपने फेस पर लगा लेता है। कुछ सेकंड्स के अंदर उसे अपने हाथ के अंदर अजीब सी मूवमेंट फील होती है। उसे लगता है जैसे उसकी स्किन के नीचे छोटे छोटे सांप रेंग रहे हों। उसके सामने एक औरत की शैडो भी दिखाई देती है। वो पैनिक हो जाता है, मास्क उठा देता है और बोलता है कि चाय में कुछ मिला हुआ था, जो वो देख रहा है वो नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं। तभी वो एक लैंप चलाता है। लाइट पड़ते ही उस मास्क पर लिखे कुछ नंबर्स चमकने लगते हैं। सबको समझ आ जाता है कि वही लॉकर का कोड है। नंबर्स डालते ही लॉकर खुल जाता है और अंदर से की मिलती है। उस की से डोर खुलता है और सब नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। पीछे का डोर अपने आप बंद हो जाता है। टाइमर बताता है कि अब सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। सेकेंड रूम और भी ज्यादा क्रीपी होता है। हर जगह क्लॉक्स होती हैं, अजीब मशीनें चल रही होती हैं। मेलेनी एक पुराना फोन उठाती है और बोलते ही उसी की आवाज फोन से रिपीट होने लगती है। फोन का दूसरा साइड कहता है कि अपने हस्बैंड को फोन दो। जब वो फोन लेता है तो उससे कहा जाता है, यहां से भाग जाओ वरना तुम मर जाओगे। फोन रखते ही उसे कीड़े दिखने लगते हैं और उसके कान से खून निकलने लगता है। वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और चिल्लाते हुए वेकअप बोलता है। तुरंत डोर खुलता है और उसे बाहर ले जाया जाता है। डॉक्टर भी कह देता है कि उसे भी यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन मेलेनी जिद करती है कि ये सिर्फ गेम है। इसी बीच कैरन के डैड को एक टाइपराइटर दिखता है। कैरन एक क्लॉक नोटिस करती है जिसका टाइम 10:12 पर रुका होता है। वो रेडियो पर वही फ्रीक्वेंसी सेट करती है। एक बुढ़े आदमी की आवाज आती है जो बोलता है। कैरन के डैड टाइपराइटर पर टाइप करते जाते हैं। आखिर में एक लाइन आती है जिसका मतलब होता है 11:55। कैरन उस क्लॉक को 11:55 पर सेट कर देती है। क्लॉक सही होते ही एक की गिर जाती है। की से एक स्टोरेज टाइप रूम खुलता है जहां से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। कैरन जैसे ही अंदर देखती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गेम होस्ट होती है, बुरी तरह इंजर्ड। कांपती हुई आवाज में वो बताती है कि इन्वेंटर वापस आ चुका है। वो बिल्कुल पागल हो चुका है और जो भी इस घर में है उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कैरन को घूर कर देखती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो फाइनल मास्टर की ढूंढो और यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात खत्म होते ही स्टोरेज रूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ये सब देखकर बाकी सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन मेलेनी इसे भी गेम का हिस्सा मान लेती है। वो थोड़ा हंसकर कहती है कि एक्टिंग का लेवल काफी हाई है और ये सब सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कैरन के डैड का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में बोलते हैं कि ये एक्टिंग नहीं हो सकती। जो कुछ उन्होंने देखा वो बिल्कुल रियल था। वो गेम वहीं खत्म करना चाहते हैं और जोर जोर से दरवाजे पे मारने लगते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। तब धीरे धीरे सबको समझ आने लगता है कि वो सच में फंस चुके हैं। ये सिर्फ एक गेम नहीं था। इन्वेंटर सच में इस घर के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि इस रूम से बाहर निकलने का कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही जगह है, दरवाजे के ऊपर बनी एक छोटी सी ओपनिंग। सब देखते हैं और समझ जाते हैं कि वहां से सिर्फ कैरन ही निकल सकती है। कैरन के डैड पहले मना कर देते हैं। वो अपनी बेटी को अकेला भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, लेकिन कैरन खुद आगे आती है और कहती है कि अगर कोई निकल सकता है तो वो ही है। आखिरकार मजबूर होकर डैड मान जाते हैं। डॉक्टर और डैड की मदद से कैरन किसी तरह उस छोटी सी जगह से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ पहुंचकर कैरन वहां लगे हुए दरवाजों को एक एक करके खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सब बंद होते हैं। तब उसे थोड़ी दूर एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। वो लड़की कुछ बोले बिना हाथ के इशारे से कैरन को अपने पीछे आने को कहती है। कैरन थोड़ी हेजिटेंट होती है, लेकिन उस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उस शैडो के पीछे चल पड़ती है। इधर कैरन के डैड और डॉक्टर उससे लगातार आवाज देते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। उनकी घबराहट और बढ़ जाती है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के दरवाजे इतने मजबूत होते हैं कि हिलते तक नहीं।
वो शैडो करिन को एक बहुत पुरानी लैब जैसी जगह पर ले जाती है। वहाँ हर तरफ टूट फूट चुकी मशीन्स, पुराने टूल्स और अधूरे एक्सपेरिमेंट्स पड़े होते हैं। पूरा माहौल बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। अंधेरे के बीच से एक आवाज गूंजती है, मास्टर की ढूंढो। करिन डर के मारे इधर उधर देखती है। तब उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है जिसे कपड़े से ढका गया होता है, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया हो। जैसे ही करिन कपड़ा हटाती है, वो लाश अचानक गायब हो जाती है। उसकी सांस अटक जाती है। आगे बढ़ने पर उसे एक स्केलेटन दिखता है। फिर अजीब सी गुर्राहट भरी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक एक डरावना आदमी सामने आ जाता है। करिन डर के मारे भागकर एक छोटी सी जगह में छुप जाती है। तब वो देखती है कि जिस लाश को वो थोड़ी देर पहले देख चुकी थी, वो धीरे धीरे हिलने लगती है, जैसे उसमें जान आ रही हो। कैरन बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसकी आवाज भी नहीं निकलती, बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक उसी वक्त डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और कैरन को खींचकर बाहर निकाल लेता है। दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। बाहर आते ही कैरन डॉक्टर पर शक करने लगती है। वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला वो वहां छुपी है और डैड कहाँ है। डॉक्टर कहता है कि उसे कैरन की आवाज सुनाई दी थी और ये सब बस गेम का पार्ट है। लेकिन कैरन के मन में डाउट बैठ जाता है। उधर मेलेनी एक अलग ही नाइटमेयर में फंस चुकी होती है। वो समझ जाती है कि वो एक टाइम लूप में है। फोन पर जो आवाज उसे वार्निंग दे रही थी, वो उसी का फ्यूचर वर्जन था। हर चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख रही होती है। आखिरकार वो इस लूप से निकलने की कोशिश में एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। कैरन और डॉक्टर आगे बढ़ते हुए कुछ पेपर्स देखते हैं। उनमें से एक पर लिखा होता है, ऑब्जेक्ट पेट के अंदर है। पहले तो समझ नहीं आता, फिर डॉक्टर का ध्यान टॉयलेट की तरफ जाता है। वहां एक नकली कटा हुआ हाथ मिलता है। डर के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ फेक है। अंदर दोबारा हाथ डालने पर असली चाबी मिल जाती है। चाबी से एक छोटी सी सुरंग खुलती है। कैरन आगे चलती है और डॉक्टर पीछे होता है। तभी अचानक पीछे से कोई डॉक्टर पर हमला कर देता है। उसे घसीटकर अंधेरे में ले जाया जाता है। डॉक्टर की चीखें गूंजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कैरन अकेली रह जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे चल पड़ती है। आखिरकार वो दोनों बाहर निकल आते हैं। बाहर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होटल, सड़क और उनकी गाड़ी सब वैसा ही होता है। कैरन खुशी से बोलती है, डैड, गाड़ी ठीक हो गई। उसके डैड गाड़ी की की ढूंढने लगते हैं। तब उनकी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ती है। वहां सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई अजीब और डरावने लॉक्स लगे होते हैं। ये कोई नॉर्मल लॉक्स नहीं होते। उसी पल उन्हें समझ आ जाता है कि वो उस घर से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन इस टाउन से नहीं। गेम अभी भी चल रही है और शायद ये कभी खत्म ही नहीं होगी। इसीलिए इस कहानी का नाम है नो एस्केप रूम।